हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन मध्यकालीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग 67वें बीपीएससी और बिहार सीडीपी को ध्यान में रखते हुए मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, दूसरा है सी.आर. दास, तीसरा ऑप्शन है बी.जी. तिलक और चौथा ऑप्शन है एस.सी. बोस और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित है बी.डी. सावरकर, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो पहला ऑप्शन है आपका डांडी, दूसरा है असहयोग, तीसरा है खिलाफत, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन और ये ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो पहला ऑप्शन है जी.के. गोखले, दूसरा है श्री दीप नारायण सिंह, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह, चौथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पांचवा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के किन भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यात्रा भत्ता, दूसरा है ओवर टाइम भत्ता, तीसरा है शिक्षा भत्ता और चौथा है महंगाई भत्ता और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन होगा? तो केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के ओवर टाइम भत्ता को समाप्त करने की घोषणा की है, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। पहला ऑप्शन है 1921 में, दूसरा है 1922 में, तीसरा है 1923 में, चौथा है 1924 में और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। पहला ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, दूसरा है बाबूजी राम प्रसाद, तीसरा है बाबू गोपाल प्रसाद और चौथा है बाबू महेश्वर प्रसाद और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? पहला ऑप्शन है मुरली भरवा के, दूसरा है मुरली भीत के, तीसरा है मुरली धीर के, चौथा है मुरली खेर के और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भरवा गांव के निवासी थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पटना से, दूसरा ऑप्शन है पुरुलिया से, तीसरा ऑप्शन है हाजीपुर से, और चौथा है ऑप्शन मीनापुर से, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुंवर सिंह राजा थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमीरपुर के, दूसरा है धीरपुर के, तीसरा है जगदीशपुर के, चौथा है रामपुर के, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लॉर्ड सिंघा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो पहला ऑप्शन है बिहार उड़ीसा, दूसरा है बंगाल, तीसरा है पंजाब, चौथा है मद्रास, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लॉर्ड सिंघा ने 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, यानी जो है ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है रांची, चौथा है बांकीपुर, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? पहला ऑप्शन है 1880 में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1881 में, तीसरा है 1882 में, चौथा है 1884 में, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1884 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कितनों ने लिया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 52, दूसरा है 62, तीसरा ऑप्शन है 72, चौथा है 82, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहला ऑप्शन है राजगोपालाचारी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है बी आर अम्बेडकर, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1903 में, दूसरा ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1904 में, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1905 में, और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1906 में, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष? कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम,
1947 का आधार बनी। दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। और तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो पहला ऑप्शन है राजगुरु, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है उधम सिंह और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो शेर पंजाब के नाम से मशहूर है लाला लाजपत राय, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा है 1931 में, तीसरा ऑप्शन है 1932 में और चौथा है 1933 में और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है चौथा। तो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति और चौथा है ग्राम नगर संबंध समिति और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सुझाव दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था ग्रामीण स्तर पे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। पहला ऑप्शन है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, दूसरा है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, तीसरा है पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार और चौथा ऑप्शन है पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार के लिए, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, दूसरा है एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, तीसरा है यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार वर्ष संशोधित होती है और चौथा है 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। तो चलिए देखते हैं उपयुक्त में से कौन से सही हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का 1 तथा 2 और दूसरा ऑप्शन है आपका 1 तथा 3 और तीसरा ऑप्शन है 2 तथा 3 और चौथा है 1, 2, 3 तथा 4 और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से? तो जो पहला है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है और दूसरा
है आपका एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, और तीसरा है आपका यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, और चौथा है 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चल योजना के बारे में बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। यह चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और तीसरा जो है इसका यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, दूसरा है 1947 ईस्वी में, तीसरा है 1948 ईस्वी में, चौथा है 1951 ईस्वी में, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधा जुड़ा हुआ है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद एवं ढाका। तीसरा ऑप्शन है इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलुरु, और चौथा है वाशिंगटन, ढाका एवं चेन्नई, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो किसके द्वारा कराई जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा, दूसरा है केवल सहारा एयरलाइंस द्वारा, तीसरा है केवल रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा, और चौथा है इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी डी ऑप्शन जो है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है उज्बेकिस्तान, चौथा है चीन, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तकलामाकन मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो पहला ऑप्शन है बाब अल मंदेब, दूसरा है होर्मुज, तीसरा है बोस्पोरस, चौथा है मलक्का, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो नियंत्रणमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो कौन है वो योजना? तो IIP यानी इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो किस में दिखता है? तो ये दिखता है आपका 400 से 700 Nm में, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट या हाइड्रोफाइट या हेलोफाइट या सेक्लुलेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से या भू आकृतिक घटकों से या अजैव घटकों से या आकाशीय घटकों से या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो होगा ई ऑप्शन हम लोगों का होगा, इन सभी से बनता है, यानी ई ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? कौन सा करता है? तना, शाखा, पर्ण या जड़? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो पर्ण करता है। पौधों का पर्ण जो होता है वो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खनिज क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, कार्बनिक ठोस है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, यहाँ पे ई ऑप्शन है, ये सब में आ रहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रणाली का कार्य या प्रणाली का विकास या प्रणाली की स्वपोषी क्रिया या प्रणाली की उत्पत्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सहज प्रणाली का परिवर्तन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है आनुवंशिकता और विचरण का, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मेंडले के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है लैंगिक जनन पे, यानी सी ऑप्शन होगा हम लोगों का सही आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी या कौन सा कण मिलता है? तो कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। तो इसमें जो है लोम मिट्टी में सभी प्रकार के कण मिलते हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्वों में। किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी जो है वो किस मिट्टी में मिलता है?
तो बलुई मिट्टी जो होती है उसमें पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, यानी सी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप जो है वो अलग हुए, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है क्षुद्रग्रह, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा है ग्रह, चौथा है निहारिका, पांचवा है इन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।